परसीमा अधिनियम 1963 की 1963, जैसा कि आप लोग के पास डायरेक्ट होगा ही, सभी के पास, उम्मीद करता हूँ। आज लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा और बेसिकली मैं प्रयास करूँगा कि 4 से 5 लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिटेशन एक्ट कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है ना। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 की हम बातचीत चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नेचर, प्रकृति के बारे में बातचीत करेंगे। प्रकृति की लिमिटेशन एक्ट का जो नेचर है, किस प्रकार की प्रकृति है। तो लिमिटेशन एक्ट के नेचर के तहत सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये है लिमिटेशन एक्ट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ, यह प्रक्रियात्मक विधि है। सबसे पहला इसका जो नेचर यही है कि परसीमा अधिनियम कैसी विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है, इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है ना। तो पहली प्रकृति की तो बातचीत करनी है, प्रक्रियात्मक विधि है, सिंपल सी बातचीत है। प्रक्रियात्मक विधि सभी को बेसिकली मालूम है कि वैसे तो विधि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पर सारभूत विधि जिसके माध्यम से टू डिटरमाइन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अधिकार दायित्व का निर्धारण किया जाता है और उन अधिकार और दायित्वों को जिन विधियों के माध्यम से प्रवर्तन किया जाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसके लिए प्रक्रियात्मक विधि काम करती है। तो पहली चीज, लिमिटेशन एक्ट इज ए कंप्लीट लॉ। अपने आप में ध्यान रखना कि ये एब्सोल्यूट लॉ है, कंप्लीट लॉ है, पूर्ण विधि है, ठीक है ना। यानी जितने भी प्रावधान यहाँ पर बताए गए हैं परिसीमा के संबंध में, वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, कोई कमी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तीसरा नेचर कि यह सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों पर लागू होती है, ठीक है ना। तो इट इज एप्लीकेबल इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है ना। तो सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में यह अधिनियम काम करता है। किस प्रकार से, हम इसको आराम से देखते हुए चलेंगे। अगली चीज ध्यान रखिएगा कि यह कह सकते हो कि कठोर और अनम्य विधि है। कठोर और अनम्य लिख देना, कठोर और अनम्य विधि है। इंग्लिश में इट इज द स्ट्रिक्ट एंड इनफ्लेक्सिबल लॉ। स्ट्रिक्ट एंड इनफ्लेक्सिबल लॉ है। इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, कठोर अर्थान्वयन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कठोर अर्थान्वयन का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आप धन वसूल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो धन वसूली के लिए, मनी रिकवरी के लिए जो सूट रहता है, तो वो काज ऑफ एक्शन, वाद हेतु पैदा होने से 3 साल के अंदर आप उसके खिलाफ धन वसूली का, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धन वसूली का वाद लगा सकते हैं। तो 3 साल जो यहाँ पर लिखा है, वो 3 साल स्ट्रिक्टली उसको लागू किया जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 2 साल कर लो या न्यायालय आपको एक्स्ट्रा समय दे दे, भाई चल 4 साल में हम वाद ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इस विधि का किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार इसका नेचर है। समझ में आ रहा, पॉइंट लिखते जाना, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा डिटेल की बातचीत नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल सी बातचीत है। अगली चीज है कि परसीमा अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू होती है। द लिमिटेशन एक्ट कम इनटू फोर्स विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। परसीमा अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू होती है, यानी कि जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कि ये जो अधिनियम है 1 जनवरी 1964 से संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है, लागू है, धारा 1 में बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले की भी यदि कोई डिस्प्यूट है, विवाद है परिसीमा के संबंध में, वहां पर भी लिमिटेशन एक्ट को आप एप्लीकेबल कर सकते हो, लागू कर सकते हो। तो ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू होती है, यानी इनफोर्स डेट के पहले, पीछे वाले बैक डेट से भी जो है तो इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। देन अगली चीज है कि अगला पॉइंट लिख लेना, परसीमा अधिनियम पक्षकारों और न्यायालयों के विकल्प पर आधारित नहीं होती। परसीमा अधिनियम पक्षकारों और न्यायालयों के विकल्प पर आधारित नहीं होती है। लिमिटेशन एक्ट इज नॉट बेस्ड द ऑप्शन ऑफ पार्टी एंड कोर्ट।
देखा जाए तो इसको हम साथ में, यानी जो हमने पहला एक आधार बताया था कठोर और अनम्य होती है, उसका ये सप्लीमेंट्री कह सकते हो कि पॉइंट है। तो जैसे वही कठोर है, भाई लिमिटेशन एक्ट स्ट्रिक्ट लॉ है, कठोर विधि है, तो सिंपल सी बात है कि पक्षकार यहाँ पर विकल्प ऑप्शन नहीं कर सकते हैं कि जैसे धन वसूली का केस 3 साल के अंतर्गत लगाया जा सकता है, स्थावर संपत्ति है तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी से की रिकवरी का वसूली का केस है तो 12 साल के अंदर लगाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि यार इसको अपन कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं पक्षकार विकल्प में कि भाई हम 15 साल कर लेते हैं, 10 साल कर लेते हैं। तो पक्षकार इस प्रकार से आपस में ऑप्शन डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से स्ट्रिक्ट लॉ कहलाती है, कठोर विधि कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक मैंने बातें बताई। अगला जो पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिमिटेशन एक्ट एक बहुत ही फेमस सूत्र पर आधारित है, ठीक है ना, एक बहुत ही फेमस लैटिन टर्म है, उस पर आधारित है। इसको बोलते हैं विजिलेंटिबस नॉन डोरेमेंटिबस सबवेंट, ठीक है ना, विजिलेंटिबस नॉन डोरेमेंटिबस। हाँ मैं लिख देता हूँ, विजिलेंटिबस विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस सबवेंडेंट ठीक है ना, विजिलेंटिबस नॉन डोरेमेंटिबस सबवेनिएंट। इसका मतलब ये होता है, पहले हिंदी वाले लिख लेना, कि विधि जागरूक लोगों की सहायता करती है, निष्क्रिय लोगों की नहीं। विधि जागरूक लोगों की सहायता करती है, निष्क्रिय लोगों की नहीं, ठीक है ना। द एक्ट यानी द लॉ हेल्प विजिलेंट पर्सन, यहाँ पर शब्द इसलिए विजिलेंट पर्सन नॉट डोरेमेंट पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर निष्क्रिय के लिए विजिलेंट, तो लॉ हेल्प विजिलेंट पर्सन, जो जागरूक लोग हैं, विजिलेंट है, ठीक है ना, विजिलेंट पर्सन नॉट डोरेमेंट पर्सन। इस नियम पर यह अधिनियम आधारित है। बहुत ही सिंपल सा आप लोग बोलते हो ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, तो सोने वाला हमेशा खोता ही है। बहुत ही सिंपल सा इसको आप इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि यदि आपका कोई अधिकार उत्पन्न हुआ है, अराइज हुआ है और डिस्प्यूटेड है, तो आप ये सोचो कि यार अभी तो मैं इसके लिए जा सकता हूँ न्यायालय, मेरे पास तो टाइम लिमिटेशन है, तो आप जितना देर करोगे अपने उस अधिकार से उतना दूर जाते जाओगे। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई अधिकार है, यू हैव एनी राइट्स, तो फौरन जितना जल्दी हो सके न्यायालय की ओर दौड़ो और उस अधिकार को प्रवर्तित करवाने के लिए जो भी आपको रेमेडी मिलती है, उपचार मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिटिगेशन वगैरह, सूट वगैरह कोर्ट में इंस्टीट्यूट करो। यही इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। तो जागरूक लोगों की सहायता करती है, निष्क्रिय लोगों की सहायता विधि नहीं करती है। इसीलिए अधिकांश चीज़ों के लिए, बहुत सारे वाद को लगाने के लिए विधि में क्या कर दिया गया, टाइम लिमिटेशन बता दिया गया, भाई विद इन टाइम ड्यूरेशन यदि आप कोर्ट के सामने जाते हो तो आपको रेमेडी उपचार मिलेगा, और यदि टाइम के बाद जाते हो तो भाई टाइम बार्ड हो गया, अब यहाँ पर आपको कोई उपचार नहीं मिलेगा। यही यहाँ पर नेक्स्ट चीज कहता है। अगली चीज लास्ट, नेचर की जब हम बातचीत कर रहे हैं, प्रकृति की जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो लास्ट आप समझ सकते हो कि लिमिटेशन एक्ट बेसिकली अधिकार को समाप्त नहीं करती। लिमिटेशन एक्ट जो है वो अधिकार को समाप्त नहीं करती है, यह केवल उपचार को बाधित करती है, या उपचार को बाधित करती है, यानी उसको रोकती है।
और हिंदी में लिख सकते हो। तो अधिकार को समाप्त नहीं करती, केवल उपचार को रोकती है कि भैया आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोर्ट में नहीं जा पाए हो, तो इसलिए अब आपको ये उपचार नहीं मिलेगा। तो लिमिटेशन एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश एनी राइट। द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट एक्सटिंग्विश एनी राइट्स बट इट इज बार रेमेडीज ओनली, बट इट इज बार रेमेडीज ओनली। ठीक है ना, ये अधिकार को समाप्त नहीं करती है, ये केवल आपके उपचार को, रेमेडी को क्या करती है, बार करती है, उसको रोकती है। क्योंकि ये बहुत ही एक और दूसरे सूत्र पर, मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसको बोला जाता है डिले डिफीट इक्विटी। ठीक है ना, डिले डिफीट इक्विटी यानी कि विलंब साम्या को कह सकते हो कि विलंब साम्या को विफल करती है। जितना डिले जाओगे उतना इक्विटी यानी कि अपने सही उपचार से आप दूर जाते जाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एक सामान्य नियम है कि जैसे मान लो कि आप किसी से धन वसूल करना चाहते हो और धन वसूली का वादा आप ला सकते हो 3 साल के अंदर, विदिन 3 ईयर। भाई मैंने मान लो किसी को 1 जनवरी 2012 को उधार पे कुछ पैसे दिए, तो 1 जनवरी से 3 साल के अंदर, यानी अब 1 जनवरी को दिया तो 2012 पूरा, 2012, 13, 14 यानी 31 दिसंबर 2014 तक मैं उस व्यक्ति से अपना पैसा मांग सकता था और उसके लिए मैं कोर्ट में केस कर सकता था। अब 31 दिसंबर 2014 के बाद मुझे अब वो अधिकार नहीं है कि मैं उससे 10,000 रुपये को मांगने के लिए कोर्ट में जा सकूं। तो लिमिटेशन एक्ट कह सकते हो कि केवल आपके अधिकार को समाप्त नहीं करती, आपका 10,000 रुपये का अधिकार बचा हुआ है, केवल उपचार समाप्त करती है। बाद में यदि मान लो कि कुछ सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा आगे कि कुछ ऐसे कानून में व्यवस्थाएं दी गई हैं कि बाद में यदि कुछ परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट में आती हैं, अस्तित्व में आती हैं, तो उस दशा में वो आप, चूंकि अधिकार तो है 10,000 रुपये का, तो फिर वो किस प्रकार से उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, उनको भी हम डिस्कशन करेंगे आगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका 8 बेसिकली मैंने पॉइंट वाइज यदि कहो तो मैंने 8 पॉइंट बनाए हैं। तो इन 8 पॉइंट्स पर बेस्ड है, थोड़ा सा एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। कंप्लीट लॉ है, पूर्ण संहिता है दूसरा पॉइंट। तीसरा है सिविल क्रिमिनल दोनों में लागू होती है। ठीक है ना, चौथा है कि कठोर या अनम्य विधि है, स्ट्रिक्ट और कह सकते हो इनफ्लेक्सिबल लॉ है। ठीक है ना, पांचवा है कि ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका होता है। ठीक है ना, छठवां है कि ये पक्षकारों और न्यायालयों के विकल्प पर आधारित नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो लिमिटेशन इज नॉट द बेस्ड ऑप्शन ऑफ पार्टीज एंड कोर्ट, पक्षकारों न्यायालय के विकल्प पर आधारित नहीं होती है। अगला पॉइंट्स यहाँ पर है वही सूत्र आपका जो लिखा हुआ है। ठीक है ना, विजिलेंट विद नॉन गवर्नमेंटल सबनेंट्स, यानी कि इस सूत्र पर ये आधारित है कि विधि केवल जागरूक लोगों की सहायता करती है, निष्क्रिय लोगों की नहीं। और लास्ट है कि ये इस नियम पर भी आधारित है कि डिले डिफीट इक्विटी यानी कि विलंब साम्य आपको विफल करती है। इसलिए लिमिटेशन एक्ट केवल आपके अधिकार को, मतलब ये उपचार को रोकती है, अधिकार को समाप्त नहीं करती। ठीक है ना, तो लिमिटेशन एक्ट अधिकार को समाप्त नहीं करती, केवल उपचार को रोकती है। तो ये 8 इसके कह सकते हो कि नेचर, मतलब 8 पॉइंट्स में मैंने इसको नेचर, और भी आप बुक्स में देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, लॉ में सबसे बेसिक चीज़, लॉ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी करते हो तो सबसे मेन चीज़ ये है क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ना है। ठीक है ना, तो मेरा उद्देश्य केवल वही रहता है। मैं थोड़ा यहाँ पर, जैसे आप पिछले 2-3 साल का पेपर देखते हो सिविल जज का, लिमिटेशन एक्ट में यहाँ पर कितने प्रश्न आने हैं सिविल जज में? केवल 4 क्वेश्चन। प्रीलिम्स में कितने आते हैं? केवल 4 क्वेश्चन आते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो 4 क्वेश्चन आते हैं। और आप पिछले 3-4 साल का हाई कोर्ट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, केवल बैरेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, फालतू थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं जो एडिशनल आपको कहीं बुक्स वगैरह से पढ़नी पड़ती हैं। तो केवल थ्योरी के मैं केवल वो बातें बताता हूँ कि किसी भी एक्ट को जानने के लिए जितनी आवश्यकता आपको होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अननेसेसरी बातों को बताने का मैं यहाँ पर प्रयास नहीं करता हूँ। ठीक है ना, ये आपका एक बेसिक हो गया। अब अगली चीज़ कि लिमिटेशन एक्ट ये नेचर हो गया, प्रकृति हो गई। अब अगली चीज़ आप ऐसा लिख लीजिए कि लिमिटेशन एक्ट निम्न 4 नियमों पर आधारित है।
लिमिटेशन एक्ट निम्न 4 नियमों पर आधारित है। लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड द फॉलोइंग 4 रूल्स। तो 4 नियम पर लिमिटेशन एक्ट 4 रूल्स पर बेस्ड है, आधारित है। तो वो 4 नियम को भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। पहला नियम, फर्स्ट रूल, पहले हिंदी में लिखो। समय का बीतना एक बार प्रारंभ हो जाने पर नहीं रुकेगा। समय का बीतना एक बार प्रारंभ हो जाने पर नहीं रुकेगा। द पैसेज ऑफ टाइम विल नॉट स्टॉप वंस इट्स स्टार्ट। द पैसेज ऑफ टाइम विल नॉट स्टॉप वंस इट्स स्टार्ट। ठीक है ना, एक बार समय चालू हो गया फिर नहीं रुकेगा। एक बार लिमिटेशन के तहत जो भी लिमिटेशन बताई गई है उस समय चालू हो गया फिर किसी भी वजह से नहीं रुकेगी। इसके साथ में हम देखेंगे सेक्शन 9, बहुत ही रेफरेंस सेक्शन, तो शायद आप लिख सकते हो। धारा 9 में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोई भी लिमिटेशन इस अधिनियम के तहत जो बताई गई है, परिसीमा अवधि लिमिटेशन पीरियड बताई गई है, एक बार वो चालू हो गई फिर किसी भी वजह से, किसी भी कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति कोई कह सकते हो ऑबीडियंस नियोगिता वगैरह होती है, ठीक है ना, या किसी भी रीजंस की वजह से जो है तो रुकती नहीं, स्टॉप नहीं होती एक बार स्टार्ट होने के बाद। ठीक है ना, इतना बड़ा भी ध्यान में रख लो, बाकी उसको धारा 9 के साथ डिटेल्स में बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा लिखो यहाँ पर, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा नियम, परिसीमा का अवरोध वादी के विरुद्ध ही उठाया जा सकता है, ना कि प्रतिवादी के विरुद्ध। परिसीमा का अवरोध वादी के विरुद्ध ही उठाया जा सकता है, ना कि प्रतिवादी के विरुद्ध। द बार ऑफ लिमिटेशन मे बी राइज्ड ओनली अगेंस्ट प्लेंटिफ, नॉट अगेंस्ट डिफेंडेंट। ठीक है ना, द बार ऑफ लिमिटेशन may be raised only against the plaintiff, not against the defendant। केवल वादी के विरुद्ध ही, प्लेंटिफ के विरुद्ध ही आप परिसीमा का कह सकते हो कि कारण, यानी कि उसके बाढ़ है तो कैसे उठाया जाएगा। जैसे मान लीजिए वादी ने कोई सूट लगाया, वादी ने कोई आवेदन लगाया, ठीक है ना, वादी ने कोई मतलब कोई भी अपील की, कुछ भी किया, तो यहाँ यदि वादी से बाकी आगे चल के अपीलार्थी भी होता है तो जनरली वादी शब्द यूज़ करते हैं, पर वादी, अपीलार्थी, आवेदक, ठीक है ना, जनरली वादी शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे एप्लीकांट, आपका एप्लीकांट भी इसमें, प्लेंटिफ भी इसमें आ जाएगा, और अपीलार्थी यानी कि क्या उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकांट, ठीक है ना, तो भी जो भी आवेदक उसमें, तो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सभी इसमें 3 लोग जनरली आते हैं, तो इनके विरुद्ध ही उठाया जा सकता है। तो वादी ने कोई वाद लगाया, कोर्ट में संस्थित किया, वादी ने कोई वाद को कोर्ट में संस्थित किया, तो फिर भाई टाइम बार्ड है, समय बाधित है, तो केवल वादी के विरुद्ध ही आप लिमिटेशन का क्वेश्चन राइज कर सकते हो, प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं। प्रतिवादी के विरुद्ध डिफेंडेंट हो गया, रिस्पोंडेंट हो गया, ठीक है ना, तो उनके विरुद्ध जो है तो लिमिटेशन का जो है तो कह सकते हो कि ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता है। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम, लिमिटेशन एक्ट इज ए पार्ट ऑफ लेक्स फोरी। परिसीमा अधिनियम स्थानीय जो देसी विधि, लेक्स फोरी स्थानीय विधि, देसी विधि का भाग है, यानी लिमिटेशन एक्ट को लेक्स फोरी बोला जाता है। लेक्स फोरी, ठीक है ना, तो लेक्स फोरी का बेसिकली जो मतलब होता है, मैंने आपको अभी जैसे एविडेंस पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी बताया था, तो ऐसी विधि जो संपूर्ण यानी किसी भी देश में, पूरे देश में एक समान रूप से लागू होती है। लेक्स फोरी का 2 मतलब होता है, एक बताया था, दूसरा रह गया था, दूसरा अभी सुन लो। तो एक मतलब तो लेक्स फोरी का ये होता है, कोई विधि जो किसी भी देश पर एक समान रूप से लागू होती है, तो हर जगह वो क्या कहलाती है, देसी विधि कहलाती है। भाई लिमिटेशन एक्ट वर्तमान में तो मैं आपको बता दूं कि भाई पहले तो 1 जनवरी 1964 से लिमिटेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का उसको दर्जा मिला था। लेकिन आपको पता है अभी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में डिक्लेयर कर दिया गया, और बाद में फिर 31 अक्टूबर
2019 31 अप्रैल 2019 से लिमिटेशन एक्ट भी आपकी संपूर्ण भारत, अब यहाँ पे होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जहाँ पर पहले लागू नहीं थी, अब हर जगह लिमिटेशन एक्ट आपकी लागू होती है, यानी संपूर्ण भारत पर एक समान रूप से लागू होती है। यानी धन वसूली का वाद 3 साल के अंदर लगाया जा सकता है। ये आप एमपी में पढ़ोगे तो आप ये यूपी में पढ़ोगे, ये आप तमिलनाडु में पढ़ोगे, ये आप दिल्ली में पढ़ोगे, एक समान रूप से लागू होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानीय विधि। और दूसरा, लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ कोर्ट, न्यायालय की विधि। यानी कि कोई भी वाद जैसे आपने लगा दिया, अब आप मान लो कोई वाद लगाया एज ए प्लेंटिफ, वादी के तौर पर, तो आप तो यही सोच के लगाया कि भाई परिसीमा के अंदर है, लेकिन इस बात का निर्धारण कि वह वाद परिसीमा के अंदर है कि नहीं, अंतिम फैसला किसका होगा, फाइनल डिसीजन बाय द कोर्ट, न्यायालय करेगा, न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इसीलिए इसको लेक्स फोरी का मतलब ये भी होता है न्यायालय की विधि, है ना। जैसे एविडेंस में भी, अभी चूंकि वहाँ पे मैंने नहीं बताया तो एविडेंस में मैं बता दूंगा, है ना, कि वही जैसे कोई चीज़ सुसंगत है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण, कोई भी सबूत पेश किया गया, तथ्य पेश किया गया न्यायालय के सामने, वो तथ्य, कोई भी चीज़, कोई वस्तु सुसंगत है, रेलेवेंट है या एडमिसेबल है, ग्राह्य है, ये कौन डिसाइड करता है, न्यायालय डिसाइड करता है, इसीलिए इनको लेक्स फोरी बोला जाता है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा नियम और चौथा नियम है यहाँ पर, चौथा नियम पहले हिंदी वाले लिखना कि विधि कुछ मतलब कि परिसीमा अधिनियम कुछ ऐसा करने को बाध्य नहीं करती जो करना असंभव हो। The limitation act does not force to do what is impossible to do. The limitation act not forced to do what is impossible to do, मतलब कुछ भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती जो इम्पॉसिबल हो। एग्जाम्पल दिया गया है, इसका एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो, सेक्शन 4 धारा 4, ठीक है ना। इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए नहीं करते थे। धारा 4 में है कि यदि मान लो कि अंतिम दिन था लिमिटेशन का, कि आज ये 30 तारीख को कोर्ट में हम केस लगा लेंगे, नहीं तो हमारा लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। अब 30 तारीख को कोर्ट में पहुंचे तो पता चला कोर्ट तो बंद थी, कोर्ट तो बंद थी। अब यहाँ पर कोर्ट बंद थी, तो अब यहाँ पर आप बंद कोर्ट है, क्लोज है कोर्ट, तो आप वहाँ पर केस लगा दिया और भाई आज तो अंतिम दिन है। तो फिर ऐसे कंडीशन में यदि ध्यान रखना कि अंतिम दिन, लास्ट डे पर कोर्ट क्लोज है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे, उस न्यायालय का नेक्स्ट वर्किंग फुल वर्किंग डे, अभी इतना समझ लो, नेक्स्ट फुल वर्किंग डे, ठीक है ना, जो सामान्यतः जितने पूरे दिन में कोर्ट खुली रहती है उसी को अंतिम दिन माना जाएगा, ठीक है ना, ताकि पक्षकार को एक तरह से अपने अधिकार को इन्फोर्स करवाने के लिए, प्रवर्तित करवाने के लिए मौका मिले। यानी विधि आपको असंभव कार्य के लिए नहीं बोलती कि भाई साहब हमको तो नहीं पता, अंतिम दिन कोर्ट बंद था, तो फिर तुम कैसे भी करके कोर्ट केस लगाओ, हमसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तुम टाइम मशीन में जाके पहले पीछे चले जाओ, उससे मतलब नहीं, अंतिम दिन तुम क्यों गए जिस दिन कोर्ट बंद था। तो फिर यदि अंतिम दिन कोर्ट बंद है, ध्यान रखना अंतिम दिन, जैसे क्या होता है, इसको एक इंटरप्रिटेशन एक और समझना, जैसे मान लो 30 कोई किसी चीज़ के समय में 30 दिन है, अब 30 दिन में 30 दिन तो कोर्ट खुलता नहीं, आपको ही पता है, संडे को तो नेशनल हॉलीडे रहता है। ये आपका NI एक्ट की सेक्शन 25 में बताया गया है कि संडे आपका लोक अवकाश, नेशनल जो तो पब्लिक हॉलीडे का दिन संडे रहता है। और इसके अलावा बाकी जो पब्लिक हॉलीडे जो सरकार यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है ना। तो अब मान लो कि 30 दिन में 4 संडे निकल के आते हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं गिनोगे कि भाई 4 संडे 4 हॉलीडे उसको भी कर दो तो 4 दिन आपको और मिल जाएंगे, नहीं, अंतिम दिन यानी बिल्कुल 30 तारीख को आप कोर्ट गए और उस दिन संडे था, तो ये ठीक है। अब मंडे को फिर चाहे 31 तारीख हो या 1 तारीख हो, मंडे को जो है तो आप अपना वाद संस्थित कर सकते हो, क्योंकि विधि लॉ आपको इम्पॉसिबल नहीं, आप 30 तारीख को संडे है कि मंडे उससे मतलब नहीं है, आप तो उसी अंतिम तारीख था, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लोगों के कह सकते हो कि लीगल जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इस प्रकार से प्रावधान यहाँ पर किया गया। धारा 4 के साथ इसको समझेंगे, थोड़ा और अच्छे डिटेल से धारा 4 को भी समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये आपका बेसिक ये 4 नियम है जिस पर लिमिटेशन एक्ट आपकी बेस्ड है। समझ में आ रहा है? हाँ, वाला फिर से बोल दीजिए। द लिमिटेशन एक्ट इज ए पार्ट ऑफ लेक्स फोरी, लिमिटेशन इज ए पार्ट ऑफ लेक्स फोरी, ठीक है ना।
परसीमा अधिनियम स्थानीय देशी विधि का भाग है। तो ये आपका लिमिटेशन एक्ट। बाद में कुछ एक दो अच्छे लीडिंग केस मुझे मिले हैं तो मैंने उनको यहाँ पर बता दिया है। इन फ्यूचर भी कुछ मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। तो एक दो केस मेरे पास हैं, पहले वो लिख लो। तो एक केस लिख लो, A.K. गुप्ता वर्सेस दामोदर वैली कॉरपोरेशन। A.K. गुप्ता वर्सेस दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 1967 में कि लिमिटेशन एक्ट कैन बी इन्फोर्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये भूतलक्षी प्रभाव वाली जो बात है इसी केस में कही थी ना, कि परिसीमा अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट कैन बी इन्फोर्स विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इस केस में एक आध बार पूछा था ये किसी ओटी में, तो मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया। देन अगला इसमें केस, मैंने एक नया केस थोड़ा मुझे नया मिल गया था, अच्छा केस था। केस का नाम है नित्यानंद जोशी एवं अन्य वर्सेस LIC इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो LIC इंडिया एंड अदर्स 1970 का ये केस है LIC इंडिया का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इस केस में ये बोल दिया गया था कि द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई इन लेबर कोर्ट। परसीमा अधिनियम श्रम न्यायालयों पर लागू नहीं होता है, ये 1970 के इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था।